नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की थी और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक जो शक्तिशाली था, वो बौद्ध ग्रंथों के रिकॉर्ड के अनुसार जानकारी मिलती कि उदयन था और उसके 3 पुत्र हुए, जो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहे और शक्तिशाली ना रहने के कारण उनका जो शासन था वो समाप्त हो गया। और हर्यक वंश का जो एक अधिकारी होता है, अमात्य, वो एक नए वंश को स्थापित करता है और नए वंश की स्थापना के साथ उसको राजा बनाया जाता है। शिशुनाग के राज्यारोहण से मगध में एक नए राजा का उदय होता है और नए राजवंश का उदय होता है। हर्यक वंश के जो अंतिम 3 उत्तराधिकारी होते हैं, जो जिनका बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है, एक का नाम मिलता है अनिरुद्ध और दूसरे का नाम मिलता है मुंडक और तीसरे का नाम मिलता है नागदशक। इनको पितृहंता कहा गया है, जिन्होंने बारी बारी से राज्य किया। अंतिम राजा जो नागदशक कुछ ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और पुराण, जब हम साक्ष्यों की बात करते हैं, प्राचीन भारत में काफी चीजें डिस्प्यूट है, उनमें डिस्प्यूट वास्तविकताओं को लेके है। और जब वास्तविकताओं की पड़ताल करते हैं तो इतिहास लेखन की जो परंपरा में अग्रणी भूमिका जिन्होंने अदा की है, तो एक माइंडसेट रहा उनका और उस माइंडसेट के अनुसार ही उन्होंने एक विशेष वर्ग और विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इतिहास का लेखन किया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की अगर हम बारीकी से अध्ययन करते हैं इतिहास का और तुलना करते हैं समकालीन साहित्य के साथ, जो इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, उत्खनन से मिले हुए हैं, और पुराण पुराण जिनका कोई अस्तित्व नहीं है कहा जा सकता है। कितने पुराण, पुराण का मतलब पुराने हैं, तो कितने पुराने हैं, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि मान्यतावादी इतिहासकार या जिन्होंने इतिहास लेखन में सक्रिय भूमिका निभाई और एक खास वर्ग जो पहले से पढ़ा लिखा था, उसने जो है ये व्यवस्था का निर्माण किया, तो उनसे अब वो स्रोत आते हैं पुराण। तो पुराण में दर्शक कहा गया है, यानी कि दर्शक जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द मिलता है और नाग दशक ये पाली भाषा का शब्द है। दर्शक में जो रा उड़ती है, ऊपर जो रा लगती है, उस शब्द में जो बनावट है, उसकी जो लिपि है, पहले ब्राह्मी लिपि, इसको पहले धम्मा लिपि बोलते थे और अभी भी धम्मा लिपि चल रही थी। तो बौद्ध ग्रंथ जितने भी मिलते हैं वो धम्मा लिपि में मिलते हैं और जो जैन साहित्य मिलता है वो प्राकृत भाषा में मिलता है, जिसको ब्राह्मी लिपि जो बाद में संस्कृत बनी, तो उसमें उसको प्राकृत भाषा कहते हैं। और धम्मा लिपि को ब्रह्मी लिपि भी कहते हैं। ब्रह्मी जो बाद में संस्कृत में जब परिवर्तित होती है तो उसको ब्राह्मी लिपि बोल देते हैं और ब्राह्मी लिपि में फिर उड़ने वाली रा का इस्तेमाल करते हैं, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, जो पाली भाषा में नहीं होता है। और पाली भाषा में, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, पाली भाषा में केवल 8 स्वर होते हैं और फिर इसके बाद ये 4 स्वर मिला देते हैं तो वो ब्राह्मी लिपि हो जाती है और उसको फिर संस्कृत भाषा का महत्व। तो पुराण जो मिले हैं, पुराणों की भाषा जो है वो संस्कृत है और
बौद्ध साहित्य की जो भाषा है वो है पाली, और जैन साहित्य की जो भाषा है वो प्राकृत है। पाली और प्राकृत ये दो भाषाएं प्रचलित थी। प्राकृत मतलब इस समय जो या संस्कृत भाषा का जो शब्द मिलेगा वो प्राकृत ही पाली प्रकृत था, प्राकृत था, तो पाली प्रकृत। तो इसमें जो है बात करते हैं हम नाग दशक की। नाग दशक जो शासक था हर्यक वंश का अंतिम, वो पुराणों में उसको दर्शक कहा गया है और उसे शक्तिशाली बताया गया है। तो ये तीनों शासक बताते हैं निर्बल थे, लेकिन उनमें जो नाग दशक था बौद्ध साहित्य के अनुसार तो चारों ओर से षड्यंत्र हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, शासन पूरा विफल था और ये तीनों असफल हो रहे थे। तो इनके शासन में हो गया विद्रोह। विद्रोह होने के बाद ये पता चलता है कि वहां का एक जो शक्तिशाली राजा होता है, राजा क्या इनका हर्यक वंश का पदाधिकारी होता है, अमात्य जो पद पर होता है, उसका नाम होता है शिशुनाग। और फिर वो राज्यारोहण करता है और नवीन वंश की स्थापना करता है और उसके नाम से शिशुनाग या शैशुनाग वंश आता है। तो इस प्रकार शैशुनाग वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, ये दो वंशावलियों का रिकॉर्ड मिलना शुरू होता है 6वीं शताब्दी में, जब शोला महाजनपद के उत्तरार्ध और बाद में मगध का उत्कर्ष होता है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, शिशुनाग वंश की उत्पत्ति के संबंध में, उसके विकास के संबंध में, उसका शासनकाल कितने वर्ष तक रहा, क्या किया शिशुनाग वंश में, कितने शासक हुए। तो इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। और कुछ पुस्तकों के स्रोत भी लिए हैं मैंने, जैसे इतिहासकार केसी श्रीवास्तव, और भी स्रोत हैं। तो ज्यादातर स्रोत मेरे केसी श्रीवास्तव से हैं और बाकी उन्होंने जो स्रोत लिए हैं वो बौद्ध ग्रंथों से और पुराणों का भी उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन पुराणों का हवाला मैं जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल अगर एविडेंस से मिलान करता हूँ और भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखता हूँ, तो पुराणों का जो साक्ष्य है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है, क्योंकि जो पुराणों में वंशावली दी गई है तो पुराण के आधार पर शिशुनाग वंश हर्यक वंश के पहले का बताते हैं, और बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य में जो बातें बताई गई हैं तो वो शिशुनाग वंश को पुराणों के विपरीत वो हर्यक वंश के बाद बताते हैं। बाद में स्पष्ट भी होता है कि हर्यक वंश के उत्तराधिकारी थे शिशुनाग। तो जहां तक प्रमाणिक जब बात की जाती है तो पुराणों की बातें जो है संदिग्ध मालूम पड़ती हैं और कहीं न कहीं उनके जो तार्किक दृष्टिकोण से बातें विफल हो जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग, इनका शासनकाल होता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ये लंबा शासन होता है 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग, अब इनको नागवंश का शासक बताया गया है। महावंश टीका, महावंश दरअसल ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ बताया गया है। अब पुराण उसे क्षत्रिय बताते हैं। देखिए, अब अभी तक जो अगर वैदिक साहित्य या वैदिक काल के साहित्य को छोड़ दें, जैसा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिलते हैं उससे पता चलता है कि जो वेदों की रचना हुई है वो बहुत बाद में हुई है, 8वीं से सदी के बाद हुई है। तो पुराण भी बेशक ये बाद में लिखे गए हैं। तो
उस समय समाज बेशक वर्गों में बटा होगा, ये नहीं कहा जा सकता कि समाज वर्गों में नहीं बटा था, लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं वो एविडेंस लिखित नहीं है इनके, क्योंकि उस समय तक अभी तक का जो इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, शिशुनाग वंश में जब हम चल रहे हैं, अभी भी यहाँ पर कागज का आविष्कार नहीं होता है। शिलाओं में, पत्थरों में इस तरह के लेखनी होती है। ग्रंथ जो लिखे मिले हैं ये भी शिलाओं में, पत्थरों में लिखे मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। तो पुराणों का जो कहना है कि क्षत्रिय है, मान लेते हैं कि क्षत्रिय होंगे। अब पुराणों का तर्क क्या है? कहते हैं कि पुराणों का कथन है कि अधिक सही इसलिए लगता है क्योंकि यदि वह वैश्य की संतान होता तो रूढ़िवादी ब्राह्मण उसे कभी भी राजा स्वीकार ना करते। यानी अभी हम हर्यक वंश में ब्राह्मणों के बारे में इतना सक्रिय हो राजनीति में थे ऐसा नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन सीधे से शिशुनाग वंश में आए तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पुराणों के अनुसार स्थापित करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब राजा नहीं स्वीकार करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर्यक वंश जो था वो शक्तिशाली स्थिति, अपने आप को शक्तिशाली बना के स्थापित हुए। हर्यक वंश भी की स्थिति भी और उसके उत्तराधिकारियों की स्थिति भी लगभग यही रही होगी, लेकिन चूंकि इतिहास लेखन में पुराणों का भी साक्ष्य वो लिए हैं, तो उनकी बात ये कहीं न कहीं स्वीकार की जा सकती है और मान भी लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसे पुराण में क्षत्रिय कहा गया है, बल्कि इसलिए कि अलिखित रूप से समाज उस समय बटा हुआ हो सकता है, जिसका साक्ष्य नहीं मिलता है। पुराण बाद में लिखे गए तो उनमें उन्होंने ये बात दर्शाई। अब पुराणों से ही एक विवरण और बताते हैं। पुराणों के विवरण से ज्ञात होता है कि पांच प्रदोत पुत्र 138 वर्षों तक शासन करेंगे। अब देखिए पुराणों की जो बात है वो एक भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। पुराणों में भविष्यवाणी भी की गई है कि 138 वर्षों तक शासन करेंगे। उन सबको मारकर शिशुनाग राजा होगा। अपने पुत्र को वाराणसी का राजा बनाकर वह गिरिव्रज को प्रस्थान करेगा। गिरिव्रज वही राजगृह। इससे स्पष्ट है कि शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अब एक इतिहासकार हैं सुधाकर चट्टोपाध्याय, उनकी ये धारणा है कि शिशुनाग अंतिम हर्यक शासक मगध नाग दशक का प्रधान सेनापति था। देखिए अब इन्होंने ये तो केसी श्रीवास्तव जी ने अपनी पुराणों से लेकर और महावंश से लेकर बात की, लेकिन एक और हैं सुधाकर चट्टोपाध्याय, तो उनका मानना है कि शिशुनाग जो थे वो अंतिम शासक हर्यक वंश के शासक, हर्यक वंश का जो शासक था, राजा रहे, उनका जो नाग दशक प्रधान सेनापति था, तो उसने उसका सेना के ऊपर पूरा नियंत्रण था। उसने अवंत के ऊपर आक्रमण कर नाग दशक के शासनकाल में ही, अब नाग दशक जो हर्यक वंश का शासक था उसके काल में ही उसने अवंती को जीता होगा। इसी के तत्काल बाद नाग दशक को पद से अलग कर दिया होगा और जनता ने उसका साथ दिया होगा, तो उसे मगध का राज सिंहासन मिल गया। तो ये बात कहीं ना कहीं सुधाकर चट्टोपाध्याय की बात सही लगती है, बजाय जो केसी श्रीवास्तव ने अपना पुराणों का तर्क दिया है कि नहीं वो वैश्य के उससे जन्म हुआ था।
तो ये सब जब राजतंत्र उस समय चल रहा था, साम्राज्यवादी की व्यवस्था चल रही थी, तो और सेना में अधिकारी भी था, तो मायने नहीं रखता है कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, क्योंकि बल ही मेन चीज थी, शक्ति ही मेन चीज थी। तो सैन्य का जब प्रमुख था तो उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहा होगा। अवंती राज्य की विजय एक महान सफलता थी। अवंती को जब उसने जीत लिया तो एक बड़ी सफलता मिली उसे। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची और इस विजय से शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया। वत्स जो था वो अवंती के अधीन था। आर्थिक दृष्टि से भी अवंती की विजय लाभदायक सिद्ध हुई। पाटलिपुत्र को पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हुआ। पाटलिपुत्र यानी आज की पटना, तो वहां से व्यापार करने का भी मार्ग मिला। पश्चिमी पश्चिमी विश्व मतलब पश्चिमी क्षेत्रों में व्यापार करने का मार्ग मिला। इस प्रकार शिशुनाग की विजय के फलस्वरूप मगध का राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। भंडारकर का क्या अनुमान है? भंडारकर जी कहते हैं, भंडारकर का अनुमान है कि इस समय कौशल भी मगध की अधीनता में आ गया था। ये बात तो सही है। भंडारकर का जो अनुमान है, पिछले हम लोगों ने जो 16 जनपद में पढ़ा तो देखा कि कौशल और ये सब मगध के अंडर आ गए थे। तो इस प्रकार अब मगध का उत्तर भारत में कोई भी प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं बचा था। ये भंडारकर का अनुमान है, जो भी सही भी है। मगध साम्राज्य में उत्तर भारत के वे सभी प्रमुख राजतंत्र सम्मिलित हो गए थे जो बुद्ध के समय में विद्यमान थे। ऐसा ही हुआ होगा। तो इस प्रकार शिशुनाग एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ और शिशुनाग राजा शक्तिशाली बना। गिरिव्रज, जिसे राजगिर भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं, इसके अलावा वैशाली नगर को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। गिरिव्रज तो राजधानी थी ही, अभेद दुर्ग था गिरिव्रज राजगिरी, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। वैशाली को भी राजधानी बनाया। अभी पीछे हमने हर्यक वंश में देखा कि पाटलिपुत्र में भी एक किला बनवाया। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुविधा मिली। अब हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने जो वैशाली को जो राजधानी बनाई, तो ये उसकी प्रमुख राजधानी बाद में बनी। ऐसा उसने संभवतः वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया होगा। वज्जी एक संघ था, ये गणराज्य था। अब इतना काम शिशुनाग करता है, राज्य की स्थापना करता है, हर्यक वंश से राज्य अपने अंडर में करता है और आसपास के राज्यों को अपने में मिलाता है और शक्ति संगठित करता है। इसका जो दूसरा शासक होता है कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, शिशुनाग ने संभवतः 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। 394 यानी 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। महावंश के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। महावंश। और अब पुराणों का भी साक्ष्य ले लेते हैं। पुराणों में उसी को काकवर्ण कहा गया है। अब देखिए, कालाशोक, कालाशोक ये पाली का शब्द है और काकवर्ण, काकवर्ण जब मिलता है तो पुराण में मिलता है। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा है। काक वर्ण का मतलब है कौवे की तरह काला, सीधा सीधा मतलब काक वर्ण। तो पुराणों में काकवर्ण मिलता है और कालाशोक पाली में है। दोनों की भाषाओं में अंतर है। भाषा
के दृष्टिकोण से हम लोग समझते चलेंगे कि कहाँ-कहाँ अंतर है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और महावंश ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो महावंश में नाम मिलता है कालाशोक और पुराणों में मिलता है काकवाण। पुराणों में उसी को काकवाण कहा गया था। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। अब जब कालाशोक बना, क्योंकि इसके पहले शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था और उसको प्रधान बना दिया था, प्रमुख राजधानी बना दी थी, तो उसने अपने शासनकाल में वैशाली को ही राजधानी बनाए रखा। लेकिन जैसे ही कालाशोक या पुराण के अनुसार काकवर्ण राजा जब बना, तो उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। अब इस जब कालाशोक ने जो राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, तो इसके बाद जितने भी बाद के उत्तराधिकारी या सम्राट हुए या राजवंश हुए, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही स्थापित रखी। उनको सुविधा मिली होगी तो इससे उन्होंने राजधानी को वहीं पर स्थापित रखा। कालाशोक के शासन काल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई। संगति मीन्स मीटिंग। ये कालाशोक फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी वो हर्यक वंश के शासनकाल में होती है और दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में होती है। तो अब बौद्ध संगतियां होती हैं और राजा कराता है, तो इससे ये पता चलता है कि उस समय तक इस समय जो बौद्ध धर्म था वो राजघरानों में पहुंच चुका था। जन सामान्य में तो था ही, राजघरानों में बहुत मजबूती से पहुंच चुका था, क्योंकि एक राजा जब बौद्ध संगीति करा रहा है, बौद्ध कमेटी करा रहा है, धम्म सम्मेलन करा रहा है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी करा रहा है वैशाली में, तो इससे ये पता चलता है कि 412 यानी 412 ईस्वी के बाद 394 ईस्वी ईसा पूर्व के बाद 394 ईसा पूर्व के बाद भी बौद्ध धर्म राजघरानों में प्रवेश कर चुका था। इसमें बौद्ध संघ के विभेद उत्पन्न हो गया। एक चीज और स्पष्ट होती है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म में जो विभेद यानी भिन्नता आने लगी थी धीरे धीरे। स्पष्टता इस समय दो संप्रदाय हो गए थे, स्थविर और महासांघिक। देखिए, बौद्ध संगीति जब कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई तो भिन्नताएं हो गई थी और उस मीटिंग में, उस कमेटी में, उस काउंसिल में जो बातें हुई होंगी उससे ये पता चला होगा कि वहां के वैचारिक मतभेद हुए होंगे और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में उस समय बढ़ चुका था, एक स्थविर और दूसरा महासांघिक। अब हम स्थविर के बारे में बात करेंगे। स्थविर क्या थे? परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग स्थविर कहलाए। स्थविर वो थे जो परंपरागत नियम मानते थे, यानी उन्होंने जैसा पहले तथागत बुद्ध के समय से चीजें देखी, सुनी, समझी, ये नहीं कह सकते हैं कि सही थी या गलत थी। उन्होंने अपने हिसाब से जो सीखा, समझा, जाना, परखा, तो उसको परंपरागत रूप से मानते हुए चले आ रहे थे। वो अपने में बदलाव नहीं करना चाह रहे थे, वो थे स्थविर। दूसरा जो संप्रदाय था, जिन लोगों ने बौद्ध संघ के कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया, वो महासांघिक कहलाए। देखिए, दूसरा एक वर्ग जो तैयार हुआ वो महासांघिक कहलाया, क्योंकि उन्होंने कुछ परिवर्तन अपनाए, यथास्थिति देखा कि नहीं। जैसा कि बुद्ध ने कहा भी है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो लंबे समय से चली आ रही या परंपरागत है या मैंने कही है। उन्होंने तो स्वयं बोला है कि इसलिए मत मानो कि ये बात मैंने कही है। तो इन सब चीजों को मानते हुए तो स्थविर और महासांघिक, स्थविर परंपरावादी थे, वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। जिन चीजों को उन्होंने समझ रखा था और जान चुके थे या जानते थे, उनमें बदलाव नहीं करना चाहते थे, नया नवीनता उनमें नहीं थी, तो वो स्थविर कहलाए। वो ट्रेडिशनल चलना चाहते थे।
महासांघिक वो हुए भाई, उन्होंने देखा कि इन सब चीजों में परिवर्तन, अब ये भी परिवर्तन वो किस तरह का चाहते थे ये स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि वो महासांघिक के लोग जो थे वो किस तरह का परिवर्तन चाहते थे, सही परिवर्तन चाह रहे थे या गलत परिवर्तन चाह रहे थे। इसीलिए विभेद हो गया। स्थविर वालों ने सोचा कि नहीं, हम जो रास्ता चल रहे हैं वो सही है, और महासांघिक ने समझा कि नहीं, ये रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। उनको वो लगा तो वो अलग हो गए, दो संप्रदायों में बंट गया। यानी दूसरी बौद्ध संगीति जब हुई कालाशोक अथवा काकोण के समय में, तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ चुका था। इन्हीं दोनों संप्रदायों के बाद में चलकर क्रमशः हीनयान और महायान की उत्पत्ति हुई। जब ये दो संप्रदाय स्थविर और महासांघिक बटे, ये आगे चलकर फिर दो संप्रदायों में बढ़ जाते हैं, हीनयान और महायान। तो हम लोग जब विस्तार से बुद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे तो इन सब की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या अंतर था। एक पुस्तक या साहित्य है बाणभट्ट। जो बाणभट्ट है वो हर्षचरित से पता चलता है कि काकवण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंकर हत्या कर दी। अब कालाशोक की जो हत्या हुई थी तो वो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, और उसके साक्ष्य से मालूम होता है कि काकवण अपना राजधानी में घूम रहा होगा और उसकी किसी ने छुरा भोंक के हत्या कर दी। ये राजहंता कोई दूसरा नहीं अपितु नंद वंश का पहला राजा महापदम नंद ही था, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसका स्रोत क्या है आगे मिलेगा तो हम जरूर चर्चा करेंगे। कालाशोक ने संभवतः 366 ईसा पूर्व तक राज्य किया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए। महाबोधि यानी बौद्ध साहित्य है, और इस साहित्य के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक राज्य किया। इसमें नंदिवर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण लगता है। पुराणों के अनुसार नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, उपराजा था या राजा ही था, जिसका उत्तराधिकारी महानंदिन हुआ। गेगर महोदय ने कहा है, अब गेगर महोदय इन्होंने इतिहास की चीजें लिखी और जानी समझी होंगी, तो गेगर महोदय ने कहा कि इन दोनों नामों को एक ही माना है। महानंदिन और नंदिवर्धन। इस प्रकार नंदिवर्धन अथवा महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ये दोनों एक ही नाम माना उन्होंने। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। तो इस प्रकार शिशुनाग वंश में शिशुनाग और प्रमुख कालाशोक था। उसके जो भी 10 उत्तराधिकारी रहे तो वो तो बहुत कम समय में शासन किया, उन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। और इस प्रकार 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है। तो जो हमें जानकारी मिलती है शिशुनाग वंश के बारे में, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व का जो शासनकाल इनका रहा, तो इतने समय के शासनकाल में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित किया और हर्यक वंश साम्राज्य विस्तार तो नहीं लगता है, साम्राज्य विस्तार कुछ नहीं किया। जो सम्मिलित थे उन्हीं को उन्होंने अपने साथ रखा। एक काम जरूर हुआ कि राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र लाए कालाशोक, और बौद्ध जो काउंसिल हुई वो इनके शासनकाल में हुई, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तो 2 शाखाओं में बढ़ गया बौद्ध धर्म।
स्थविर और महासांगी, एक ये काम हुआ। तो इसी ये पता चलता है कि बुद्ध धम्म सम्राट अशोक के समय से पहले ही, जो बाद में हम लोग सम्राट अशोक के समय में पढ़ेंगे, बुद्ध धम्म का बहुत ही विस्तार होता है। उसके पहले ही ये जो बुद्ध धम्म था, राजधर्म या राजाओं राजघराने तक पहुंच चुका था। जनमानस का तो धर्म था ही, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जितने भी अपने संदेश दिए, मैसेज दिए, तो उस समय तक पाली और प्राकृत भाषा जो जैनियों की थी, वो जनमानस की भाषा थी। और इस प्रकार अगले वंश के शासन को हम देखेंगे कि नंद वंश का जो शासन आता है 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व, अभी हम लोग ईसा पूर्व चल रहे हैं, यानी कि यहाँ तक हमें यह नहीं पता चलता है। मैं इतिहास का एक विद्यार्थी होने के वजह से मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि अभी पाषाण काल से मैंने देखा कि, तो मुझे सतयुग कहाँ है नहीं मालूम, द्वापर कहाँ है मुझे नहीं मिला इतिहास के रूप में, और त्रेता कहाँ है ये नहीं मिला, और कलयुग यही कहते हैं ना। तो जो ब्राह्मणवादी साहित्य है या मान्यतावादी साहित्य है या जनमानस में जो धार्मिक ग्रंथों के रूप में प्रचलित चीजें हैं, हम धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन उनमें प्रामाणिकता है, इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, तो उनको प्रामाणिक माना जाता है कि जो चीज सॉलिड कंक्रीट मिला है तो उसको हम कैसे झुठला सकते हैं। पुराणों में केवल कहा गया है, साक्ष्य नहीं है। घटनाएं तो हैं, आगे पीछे हैं, उनकी डेट्स क्लियर नहीं है। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, भाई ये कॉन्सेप्ट इतिहास के विद्यार्थी होने की वजह से मेरी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा आगे, जब भी आगे हम बढ़ेंगे। अब अगली बार हम नंद वंश का शासन पढ़ेंगे और नंद वंश को कवर करेंगे बहुत कायदे से, जो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, तब ईसा पूर्व यानी कि आज जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम के आधार पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथियां निर्धारित हैं, तो उस समय ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं और ईसा पूर्व में ही हम लोग चल रहे हैं। तो आगे की इस वीडियो में मिलेंगे हम लोग नंद वंश पर।